हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर सेट बी की आंसर की चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में था कि सेट बी की आंसर की कहाँ है। तो मैं आपके लिए जो है सेट बी की आंसर की यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। अपन टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ सोल्व करने वाले हैं, तो वीडियो के शुरू से लेकर के एंड तक बने रहना है। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान सीएचओ की जो सेट बी का जो पेपर था उसकी ऑफिशियल आंसर की लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पे अपन टोटल 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था अपना, तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे आपको, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी विटामिन एंड ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है विटामिन्स, क्योंकि आप जानते हैं कि विटामिन्स और जो मिनरल्स है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ये तीनों किस में आते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर। पूछा क्या गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा नहीं है, तो विटामिन्स किसके अंदर आते हैं? मिनरल्स के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो यहाँ पे जो है यहाँ राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी विटामिन सी। यानी जो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जो विटामिन बी है जिसके अंदर विटामिन बी के अंदर बहुत सारे आते हैं, तो अपन एक तरह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस जो विटामिन सी है ये दोनों जो है किसके अंदर आएंगे? वाटर सोल्यूबल के अंदर। और जो विटामिन ए, विटामिन डी, ई और विटामिन के ये चारों किस में आएंगे? फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर। क्वेश्चन में पूछा गया था वाटर सोल्यूबल, तो ऑप्शन बी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। साथ साथ में फ्रेंड्स आप जो है इस अपना जो स्कोर भी साथ साथ में चेक करते रहिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, और लास्ट के अंदर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इतने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। ऑप्शन ए है मीट, ऑप्शन बी सनफ्लावर ऑयल, ऑप्शन सी वेजिटेबल, ऑप्शन डी फ्रूट्स। तो विटामिन ई की जो सबसे अधिक मात्रा मिलती है किससे मिलती है? सनफ्लावर ऑयल। ऑप्शन बी जो यहाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ऑप्शन दिए गए थे और नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स एंड ऑप्शन डी बेरी। तो विटामिन सी की कमी से फ्रेंड्स स्कर्वी होता है। कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। इसके साथ ही जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी से होती है। रिकेट्स आपके विटामिन डी की कमी से होती है। बेरी आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। तो अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो बच्चे को पूरक आहार यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देनी चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए थे पैदा होते ही, ऑप्शन बी था 6 माह की उम्र पर, ऑप्शन सी 1 वर्ष की उम्र पर, ऑप्शन डी 2 वर्ष की उम्र पर। तो यहाँ पे जो आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो 8-6 मंथ पे जो है आप स्टार्ट कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक आहार तो कब स्टार्ट करते हैं? 6 मंथ पे, यानी 6 मंथ पे जो आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बच्चे को शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट एंड ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटीन। टिश्यू रिपेयर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है वो क्या है? प्रोटीन। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है। तो कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? तो यहाँ पे आपको पता होगा फ्रेंड्स, मैंने अब जब आपके लिए जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए जो गोल्डन की पॉइंट्स की 2 वीडियो बनाए थे, उसके अंदर मैंने डेंगू के लक्षण के बारे में बताया था। मैंने बताया था आपको रेट्रोऑर्बिटल पेन होता है, इसके अंदर जॉइंट पेन होता है, इसके साथ मैंने बताया था इसके अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, हल्का बुखार डेंगू के अंदर नहीं होता है। इसमें पूछा गया है कौन सा लक्षण डेंगू के अंदर नहीं होता है, तो हल्का बुखार डेंगू के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वीवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वीवीएम की जो फुल फॉर्म होती है वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 9 माह की उम्र पर
विटामिन ए की डोज कितनी दी जाती है? तो ऑप्शन ए है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट एंड ऑप्शन सी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो जो 9 माह की उम्र पे जो डोज दी जाती है विटामिन ए की वो कितनी दी जाती है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त यानी डिकंटामिनेशन किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? तो जो यहाँ पे आंसर जो गया फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड से जो आप डिकंटामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए कम से कम 6 से 8 माह, ऑप्शन बी कम से कम 12 माह, ऑप्शन सी कम से कम 20 से 24 माह एंड ऑप्शन डी कम से कम 24 से 27 माह। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आंसर की के अनुसार जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है ऑप्शन डी। और यहाँ पे जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बुक है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, तो यहाँ पे जो इसमें बताया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MDR TB यहाँ पे बताया गया है 18 से 24 मंथ। तो आंसर की के अनुसार तो बताया गया आपका ऑप्शन डी। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इस बुक के अनुसार प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की ये बुक है, इसके अनुसार 18 से 24 मंथ यहाँ पे बताया गया है। और आंसर की के अनुसार क्या माना है? डी आंसर करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए, यानी इनके 2 टीकों के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो आपको सबको पता होगा कि फ्रेंड्स जो दूसरा टीका और पहले टीके के बीच में 1 मंथ का गैप होता है। कितना? यानी पहला जो टीका लगता है उसके 1 महीने बाद में आप जो है दूसरा टीका या वैक्सीन लगाते हैं। और आप यदि 1 मंथ में आप जानते हैं कि 1 मंथ में कितने वीक होते हैं? 4 वीक, क्योंकि ऑप्शन के अंदर मंथ नहीं दिया गया था, वीक दिया गया था। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन सी कम से कम 4 सप्ताह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय से दी जाती है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए थे आपसे, तो उनमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए BCG OPV एंड हेपेटाइटिस बी जो है करेक्ट आंसर है। इनकी जो है 0 डोज एट बर्थ दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? तो आप सब लोग जानते हैं क्या है? वायरस। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। और जो कोविड-19 है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो अपन इसकी फुल फॉर्म की बात करें कोविड-19 की फुल फॉर्म, तो CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस और D का मतलब होता है डिजीज, यानी कोरोना वायरस डिजीज। और जो 19 है जो चाइना के अंदर जो पहली बार 2019 के अंदर देखा गया था, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया? कोविड-19। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, यानी कितनी बोन्स होती हैं? तो कितनी होती है? 206 बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। TB की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सब लोग जानते हैं मोन्टेक्स टेस्ट। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, VDRL सिफिलिस के लिए किया जाता है और जो एलिसा है वो HIV के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लें मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो सब लोग जानते हैं इसका आंसर लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लिवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित यानी स्टोर होता है? तो सब लोग जानते हैं किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। किसी आबादी और समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं, यानी फर्स्ट केस को क्या कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए थे इंडेक्स केस, ऑप्शन बी था प्राइमरी केस, ऑप्शन सी सेकेंडरी केस एंड ऑप्शन डी कैरियर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्राइमरी केस। प्राइमरी केस क्यों होगा? मैंने जब आपकी स्पेशल MCQ क्लासेज स्टार्ट की थी तब मैंने प्राइमरी केस क्या होता है, इंडेक्स केस क्या होता है, सेकेंडरी केस क्या होता है वो मैंने आपसे डिटेल से बताई थी। फिर भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लिया है मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने बताया था प्राइमरी केस क्या होता है, सेकेंडरी केस क्या होता है और इंडेक्स केस क्या होता है। तो इंडेक्स केस वो होता है जो फर्स्ट केस आता है, जो इन्वेस्टिगेटर फिजिशियन या फिर जो हेल्थ सिस्टम के द्वारा जो
पहला केस डिटेक्ट किया जाता है उसको इंडेक्स केस कहते हैं। और जो प्राइमरी केस होता है वो क्या होता है, फर्स्ट केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इंट्रोड्यूस इनटू द पॉपुलेशन यूनिट बीन स्टडी। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्राइमरी केस जाएगा, ना कि इंडेक्स केस। तो जो ऑप्शन बी है जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिशियन, इन्वेस्टिगेटर या हेल्थ सिस्टम किसी का भी नाम नहीं है। यदि इनमें से किसी का भी होता तो जाता इंडेक्स केस, क्योंकि इसके अंदर बताया कि समुदाय के अंदर फर्स्ट केस को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी प्राइमरी केस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी जो आप देख सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी मैंने जो है आपको जब आपसे तैयारी करवाई थी आपकी, तब मैंने ये देखिए मैंने बताया था, जो आपको इम्पोर्टेंट 32 डेज़ वाला जो वीडियो बनाया था आपके लिए, उसके अंदर सीधा सीधा आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो कौन है फ्रेंड्स, श्री रामनाथ कोविंद। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर, श्री रामनाथ कोविंद इज़ द करेक्ट आंसर। और ये भी मैंने आपको जो है वीडियो के अंदर बता दिया था, आपने यदि क्लास अटेंड की होगी तो आपको पता होगा वर्तमान भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया, तो कब किया गया, 1971 1971 कब किया गया था, 1971। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पोलियो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो किसने किया था, एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का आह्वान किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था, तो जो स्वच्छ भारत अभियान है वो 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर जो फ्रेंड्स आप जानते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मेथेन है CH4, और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेज होती है वो ग्रीन हाउस गैसेज आती है। और यहाँ पे पूछा गया कौन जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीकोरो रूट के माध्यम से नहीं फैलता है, यहाँ पे फीकोरो रूट से कौन सा नहीं फैलता है, तो आपको पता है ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, मीजल्स। तो मीजल्स किसके द्वारा फैलता है, रेस्पिरेटरी के द्वारा फैलता है। और यहाँ पे जो टाइफॉइड, कोलेरा और हेपेटाइटिस ए, ये तीनों किसके द्वारा फैलते हैं, कौन से रूट से फैलते हैं, फीको ओरल रूट से फैलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, दस्त रोग में मृत्यु का प्रमुख कारण कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे आपके 4, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी निर्जलीकरण। यानी जो डायरिया के अंदर जो मेन कोज है डेथ का वो क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे जो इन्होंने राइट आंसर माना है आंसर की के अनुसार, तो वो माना है ऑप्शन बी निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 31, बच्चों में सामान्यतः कैपिलरी रिफिल समय नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है, तो नॉर्मल जो कैपिलरी रिफिल टाइम होता है वो कितना होता है, 3 सेकंड से कम। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बच्चा स्वयं बैठ सकता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका माना है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन कितना होता है, तो कितना होता है, 2.5 से 3.5 किलो, यानी 2.5 से 2.5 से लेकर 3.5 kg जो है बर्थ वेट होता है न्यूबॉर्न का नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 34, जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है तो वह कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी कम से कम 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लेबर रूम का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार जो आंसर माना गया है
वो माना गया ऑप्शन बी 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध यानी ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA जो है ह्यूमन मिल्क के अंदर प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। BCG वैक्सीन का जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो कौन से रूट से? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इंट्राडर्मल रूट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं 38, क्वेश्चन नंबर 38, कोपलिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलता है? तो आप सब लोग जानते हैं मिजल्स के अंदर जो है कोपलिक स्पॉट देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? जो बक्कल म्यूकोजा है, बक्कल म्यूकोजा में अपोजिट अपर सेकंड मोलर पे जो है कोपलिक स्पॉट देखने को मिलेगा। किसके अंदर? मिजल्स के अंदर। समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS स्कीम के लाभार्थी कौन कौन है? तो जो 6 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं और जो गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाएं, दोनों ही जो है ICD स्कीम के लाभार्थी हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो माना गया है ऑप्शन डी, A तथा B दोनों। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो कौन सा आंसर? ऑप्शन सी, मिल्क यानी दूध। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से पोस्टमार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती? क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी दवा पोस्टमार्टम यानी PPH के अंदर काम में नहीं ली जाती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मिफेप्रिस्टोन जो है MTP के अंदर काम में ली जाती है। और जो पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर जो दवाएं काम में ली जाती है वो ऑक्सीटोसिन, मेथार्जिन और मिजोप्रोस्टोल तीनों काम में ली जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है? तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर, मिफेप्रिस्टोन पोस्टमार्टम हेमरेज एंड PPH के अंदर काम में नहीं ली जाती है, यूज नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रसव की संभावित तिथि यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए? तो कितने जोड़ने चाहिए? 9 माह और 7 दिन, यानी 9 मंथ और 7 डेज को आप ऐड कर देंगे यदि आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालनी हो। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः श्वसन दर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? तो नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी इन्होंने जो मानी है ऑप्शन बी 18 से 20 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की के अनुसार जो आंसर माना गया है वो तो माना गया है ऑप्शन सी, लेकिन नॉर्मली जो है आप फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड 18 से 20 वीक के अंदर सुन सकते हैं। तो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार तो 24 सप्ताह होगा, और वैसे नॉर्मली कितना होता है? 20 वीक इसके अंदर राइट आंसर जाएगा। लेकिन ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आंसर जो माना गया है वो ऑप्शन सी माना गया है, 24 वीक। क्वेश्चन नंबर 45, रक्त में हीमोग्लोबिन यानी HB की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिलाओं को एनीमिक कहा जाता है? तो 11 ग्राम % से कम होने पर उसको क्या कहा जाएगा? एनीमिक। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, IUCD का क्या तात्पर्य है? यानी IUCD की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो IUCD की फुल फॉर्म आप सब लोग जानते हैं, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? तो कितनी होती है? 120/160 बीट पर मिनट क्या होती है? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे आपके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड यूरिन एल्बुमिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टेटनस टॉक्साइड का पहला टीका लगा था। अब वह 8वें माह में जांच हेतु आई है। आप TT के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, TT का टीका नहीं लगाएंगे, TT का दूसरा टीका लगाएंगे। ऑप्शन सी था TT का 0.5 ml की जगह 1 ml टीका लगाएंगे। ऑप्शन 4 था आज TT का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन बाद TT के एक और टीके के लिए बुलाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि इसका TT का क्या करेंगे? दूसरा टीका उस पेशेंट को लगा देंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा को जांच करने के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या होता है? N/10 HCl का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 51, गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए। तो गर्भवती महिला को यहाँ पे जो है क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत हुआ होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है। तो ऑप्शन ए था 2 आवर्स, ऑप्शन बी 3 आवर्स, ऑप्शन सी 4 आवर्स एंड ऑप्शन डी 6 आवर्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फिर जैसे आप पार्टोग्राफ फिल करते तो आपने देखा होगा एक यहाँ पे अलर्ट लाइन होती है और एक एक्शन लाइन होती है। इन दोनों लाइन के बीच में कितने आवर्स का जो है ड्यूरेशन होता है। तो इन दोनों लाइन के बाद कितना ड्यूरेशन होता है ये पूछा गया था क्वेश्चन में। तो कितना होता है 4 आवर्स। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। तो जन्म के कितने समय बाद जो नवजात जो शिशु है उसको कितनी देर में जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो 1 घंटे के भीतर आपको जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, विदिन 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 54, सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 500 ml। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पीली थैली, यानी आपको देखा होगा येलो जो बैग होता है उसके अंदर आप जो है प्लेसेंटा को क्या करते हैं, डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण जो है वो क्या है। तो जो मेन जो है कारण मातृ मृत्यु का पूछा गया है। मैटरनल मोर्टेलिटी का जो मेन कारण है वो क्या है, रक्तस्राव। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ रहने की संभावना कम होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 72 घंटे के अंदर। ठीक है, जैसे आप जानते हैं अनवांटेड जो 72 आती है वो यही वाली होती है टेबलेट, अनवांटेड 72, आपने नाम सुना होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, प्रसव पत्र बंध्याकरण यानी पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मानना है, आंसर की में जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी 24 घंटे से 7 दिन के तक। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, वेसेक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन बी 3 माह तक। क्वेश्चन नंबर 60, लेवोनोर्जेस्ट्रेल LNG ICD को कितने समय में बदल लेना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 5 वर्ष। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो करेक्ट आंसर जो इसका बताया गया है आंसर की के अनुसार 37 पर 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, BMW से क्या तात्पर्य है। तो BMW की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, बायोमेडिकल वेस्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ के किस ओर रखना चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए थे लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर और पोस्टीरियर लेटरल। तो जो नापते तो कहाँ पे किस ओर रखना चाहिए, मीडियल की तरफ। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट, मीडियल साइड में। वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है। तो कितनी है, ऑप्शन बी 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो आपको सबको पता होगा टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट। जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है। जल के शुद्धिकरण के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो PSC है 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पे जो है PSC होती है। 20,000 जो है हिली एरिया में और 30,000 जो है प्लेन एरिया के अंदर पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ पे एक PSC होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 30,000।
वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो माना है वो माना है ऑप्शन सी 200 पर 1 लाख पॉपुलेशन। देश में पिछली जनगणना कब की गई थी? तो देश में जो पिछली जनगणना कब की थी? 2011 में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट। विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो विश्व की कितनी जनसंख्या रहती है भारत में? 17%। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 0.5 mg पर लीटर। कितनी होनी चाहिए? 0.5 mg पर लीटर। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की गई थी? कब की गई थी? 2000 के अंदर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? कब किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का? 2005। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट। आशा या आशा सहयोगी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है? तो कितनी पे करती है? आप सब लोग जानते हैं कितने पे करती है? 1000। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है? तो नारू रोग का जो है भारत से उन्मूलन कर दिया गया है। ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। जन्म तथा मृत्यु पंजीयन अधिनियम में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करा लेना चाहिए? तो 21 डेज के अंदर अंदर जो है जन्म का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। आपका डेथ रजिस्ट्रेशन और बर्थ रजिस्ट्रेशन दोनों का जो है 21 डे ही आंसर जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट। मीजल्स वैक्सीन को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो मीजल्स वैक्सीन कौन से रूट से दी जाती है फ्रेंड्स? सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट। एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स? तो यहाँ पे जो राइट आंसर माना है वो माना है ऑप्शन बी 20 से 25। नॉर्मल कितना होता है? 18.5 से लेकर के 24.9 नॉर्मल होता है। इसमें रेंज के अनुसार अपन माने तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट। बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? तो आप सबको पता होगा ORS के साथ क्या दी जाती है? जिंक। ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। सामान्यतः व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है? नॉर्मल जो पेशेंट होता है या नॉर्मल जो पर्सन होता है उसके अंदर जो HbA1c की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 6% से कम होती है, लेस देन 6%। यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा से मधुमेह डायबिटीज़ का संदेह होना चाहिए? जब 140 mg/dl से ज़्यादा हो जाए उस कंडीशन में। तो ऑप्शन जो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। मधुमेह या डायबिटीज़ मेलाइटिस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? जो डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला पेशेंट है उसके अंदर आपको हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया ऑप्शन जो है सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। यहाँ पे याद रखना फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेशन जब भी पूछा जाएगा तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया ही जाएगा। कॉम्प्लिकेशन की बात यहाँ पे हो रही है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए थे आपके पास, त्वचा के माध्यम से, ऑप्शन बी लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से और रक्त के माध्यम से। तो जो कैंसर फैलता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से फैलता है और रक्त के माध्यम से भी फैलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स पूछा है कि कौन सा स्तन कैंसर का जोखिम नहीं बढ़ाता है, तो आपको पता होगा कि जिसमें आंसर की में जो आंसर माना है करेक्ट वो माना है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर माना है यहाँ पे। बाकी जो कारण बताए हैं कि ये स्तन कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 86, स्तन की स्वयं जांच कराने या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे उपयुक्त समय कब होता है? तो कब होता है? माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जैसे कि लोगों ने ऑब्जेक्शन डाले हैं, स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन डाले हैं, जब ऑब्जेक्शन डालने के बाद जो करेक्ट आंसर माना जाएगा उसके बाद में मैं आपके लिए री अपलोड करूँगा इस क्वेश्चन पेपर को, जब भी कोई भी जो चेंजेज होगा उसको, ताकि आपको गलत चीज़ का जो है गलत चीज़ आपको देखने को ना मिले। और जैसे ही ऑब्जेक्शन अप्रूव हो जाएंगे, जैसे कोई क्वेश्चन गलत आंसर दे दिया गया है तो उसका जैसे ही जो न्यू आंसर की आएगी उसके आधार पे अपन वापस से एक बार इसको अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो आंसर की के अंदर जो आंसर आए उसी के आधार पे मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। वीडियो आपको यदि पसंद आ रहा था वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 जो है वो क्या है? गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर माना है वो माना है ऑप्शन सी, लो बर्थ वेट बेबी।
क्वेश्चन नंबर 88, इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं? तो नॉर्मली जो दिया जाता है वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए दिया जाता है, टाइप 2 के लिए भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया सामान्यतः किसके लिए दिया जाता है? तो सामान्यतः जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का। क्वेश्चन नंबर 89, सामान्य विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेली रिक्वायरमेंट पूछी है आयोडीन की, तो आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोग्राम में होती है, और माइक्रोग्राम में भी कितनी 100 से 150 माइक्रोग्राम डेली रिक्वायरमेंट होती है किसकी? आयोडीन की। ऑप्शन जो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में ली जाती है? तो आप जानते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन डी HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। NETEN नोर इथिड्रोन एनथेट गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है? तो कितने समय के लिए बचाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 माह। IUCD का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव यानी साइड इफेक्ट क्या है? तो सबसे जो साइड इफेक्ट है IUCD का यानी इंट्रायूटेराइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं उनका साइड इफेक्ट क्या है? एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, HIV संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो आप सब लोग जानते हैं वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलिसा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है? तो किशोरावस्था में जो पाई जाती है यानी एडोलेसेंस के अंदर, तो कौन सी होती है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो किशोरावस्था के अंदर यानी एडोलेसेंस के अंदर जो डेथ का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। क्या है कारण? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी सड़क दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं जो टेस्टोस्टेरोन है पुरुष में भी पाया जाता है और महिला दोनों में पाया जाता है। स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि टेस्टोस्टेरोन तो मेनली पुरुषों में पाया जाता होगा, लेकिन ये दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में। क्वेश्चन नंबर 97, किशोर बालक बालिकाओं में डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की डोज कितनी होती है? तो कितनी होती है? 400 mg ODHS, HS मतलब रात में सोते समय। तो इसका जो फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है, जब मैंने आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए आपको जो गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में बताया था, जो 2 वीडियो तैयार किए थे आपके लिए, उसमें मैंने एल्बेंडाजोल के बारे में बताया था कि कितनी डोज जो है एल्बेंडाजोल की होती है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन सीधा सीधा बन गया है यहाँ पे 400 mg ODHS। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वही होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो क्या होती है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं, जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99, किसी व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो कितना होता है फ्रेंड्स? वैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर माना है, लेकिन ये मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। तो इस क्वेश्चन का जो है नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है आप जानते हैं 120/80 mm of Hg नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 यानी लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। तो डायबिटीज़ मेलिटस के रोगी के अंदर कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? तो आपको पता होगा पोलीयूरिया भी देखने को मिलता है, पॉलीडिप्सिया भी देखने को मिलता है, पॉलीफेजिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। तो ये थे फ्रेंड्स मैंने आपको जो सेट बी के जो है आंसर की यहाँ पे आपको बताई, जो अभी वो पिछला आंसर का ये आई है उसी के आधार पर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए। जैसे कोई अपडेट आएगा, जैसे स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, जो क्वेश्चन कुछ में जो चेंजेस होना चाहिए उनमें जैसे चेंजेस होगा तो मैं आपको अब जो आंसर की है जो मैं आपको एक वापस से वीडियो अपलोड कर दूंगा नया, ताकि आपको जो भी ऑब्जेक्शन होने के बाद में करेक्ट हो जाएगा आंसर, उसके बाद में वापस से री अपलोड वीडियो कर दी जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9024307738। जैसे आप इस पर मैसेज करें आपको 2 लिंक मिलेगी, एक व्हाट्सअप ग्रुप एक टेलीग्राम ग्रुप, दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखी है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन आप कर सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते ये कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ये मोटिवेशन आपके प्रति हमारा ये मोटिवेशन आपके प्रति ऐसे ही बना रहे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।